नमस्कार बेटा लोग, कैसे हैं आप? सब अच्छा चल रहा है। एक हमारा कॉमन डायलॉग है, फेमस तो होना ही है बॉस, आज नहीं तो कल। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। कितना लंबा है ये ना। तो चैप्टर 1 का हम लोग फर्स्ट पार्ट अपलोड कर लिए हैं, सॉल्व कर दिए थे कुछ क्वेश्चंस कि एनसीईआरटी कैसे कैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस 8 या कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे। आज उसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेरी गुड, चलिए। इस तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा लोग, यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि सिस्टम हैज टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, चार्ज ए एंड दो पॉइंट है यहाँ पे। एक चार्ज है बेटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम एंड दूसरा चार्ज है माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे तो पक्का ये क्या है दोस्तों, क्या है बेटा लोग? डाइपोल है। वेरी गुड। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस अगर होता है, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, मतलब ये कॉम्बिनेशन डाइपोल का है। और इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट देखो 0, 0, माइनस 15, 0, 0, प्लस 15। इसका मतलब ये जो डाइपोल है किस एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में है। ये भी हमको समझना है क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? जेड एक्सिस है, इसलिए जेड एक्सिस में है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक का 15, यहां से यहां तक का 15, तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं बोलूंगा डाइपोल का, जिसको हम 2a बोलते हैं, वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2। तो 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 क्या हो गया? मीटर हो गया। तो बेटा डिस्टेंस भी हमको पता चल गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमको यहां पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो अपलोडेड है, जाके देखो, मजा आएगा, समझ जाओगे सारा क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि फाइंड द नेट चार्ज। किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा कितना आएगा? 0। ये है जितना, ये है उतना माइनस में। तेरे पास 100 रुपया, मैं सारा 100 रुपया ले लिया तो बचा कितना? 0 रुपया। तो एक प्लस एक माइनस ऐड कर दिया, कितना बचा? 0। तो नेट चार्ज क्या है? 0 है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज इंटू 2a। अब पॉजिटिव हमें लेना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और डिस्टेंस, डिस्टेंस 2a मतलब ये डिस्टेंस है। 2a मतलब 30 इंटू 2 मत कर देना, बहुत लोग यही गलती करता है कि a मतलब ये पूरा समझ लेता है और 2a मतलब 60 कर देगा। नहीं बेटा, 2a मतलब ये डिस्टेंस, a से b का डिस्टेंस। तो कितना हो गया यहाँ पे? 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, ये मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, एक बार देखते हैं। तो बेटा इस जीरो को नीचे ले आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, हाँ? तो 25 इंटू 3 क्या हो गया यहाँ पे? 75, हाँ? और 10 टू द पावर माइनस 7 हमारा यहाँ पे माइनस 2, तो क्या हो गया? माइनस 9। इसको और अच्छे से करते हैं तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, माइनस 8, है ना? 10 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई माइनस 8 कूलम मीटर। देखो 7.5 इंटू 10 टू माइनस 8 कूलम। अच्छा, आपसे डायरेक्शन भी पूछा जा सकता है। ये तो मैग्नीट्यूड है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा लोग? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में हम क्या बोल सकते हैं इसको? टुवर्ड्स द नेगेटिव जेड एक्सिस, क्योंकि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो इधर नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। आपको समझ में आया? एक बार मेरे साथ करोगे, एक बार वीडियो पॉज करके समझ लेना, उसके बाद फिर से खुद से करना। खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लोग। खुद से जब तक नहीं करोगे ना, आपको मजा नहीं आएगा। खुद से होना चाहिए। एग्जाम में आप खुद से करोगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है एनसीईआरटी का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है। डाइपोल मोमेंट इज 4 into 10 to the power 4 into 10 to the power of minus 9 कूलम मीटर होता है, ऐसा यूनिट दे रखा है यहाँ पे। इज अलाइंड 30 डिग्री, मतलब थीटा दे रखा है
30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसके साथ डाइपोल मोमेंट एंगल बना रहा है 30 डिग्री, वो दे रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁴, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द डाइपोल। सीधा सीधा क्वेश्चन है, टॉर्क हमसे पूछ रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल क्या होता है? अगर हमसे फोर्स पूछता तो डायरेक्टली आंख बंद करके जीरो मार देते। जीरो का मतलब होता है बेटा नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। फोर्स पूछता तो हम जीरो बोलते हैं। टॉर्क पूछ रहा है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है हमसे, तो P का वैल्यू हमें पता है 4 × 10⁻⁹, E का वैल्यू है 5 × 10⁴, और साइन कितना डिग्री है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखो 4 × 5 क्या हो गया बेटा 20, और 10 टू द पावर कितना हो गया -9 है। यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे -5 हो गया, इनटू क्या कर देंगे यहाँ पे 1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 10, तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा यहाँ पे। और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। देखो आया समझ में? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्शन अगर हमसे कोई पूछता तो हम क्या बोलते हैं? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। टॉर्क जो होता है वो होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ऐसा मत सोचो कि जो पूछा है वही हमें समझना है, जो नहीं पूछा है वो भी हमें देखना पड़ेगा ना। कभी कभी मान लो कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर करेंगे तो क्या होता है बेटा? ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है टॉर्क, P के भी और E के भी। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि इसको ज्यादा ही सिंपल है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक पॉलीथीन पीस रब्ड विद द कुल है वो चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोल रहा है कि चार्ज है बेटा नेगेटिव है -3 × 10⁻, क्वेश्चन नंबर 11, 3 × 10⁻⁷ कूलम ये चार्ज है। अब पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? तो हमको एक सिंपल सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पता है ना कि Q = क्या होता है बेटा Ne। Q का वैल्यू दे रखा है, E का वैल्यू आपको पता है, तो N = क्या हो जाएगा Q/E। नेगेटिव बस यहाँ मत डालो क्योंकि नंबर आपको फाइंड करना है। सो 3 × 10⁻⁷ और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹। जो भी सॉल्व करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, सेम होता है। हमने थ्योरी में पार्ट में किया है, अगर नहीं देखो तो जाके देखो, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में ही हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, ओके। अब बोला इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द होल टू पॉलीथीन। अरे मास का ट्रांसफर होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास होता है ना। तो मास का ट्रांसफर होगा, लेकिन बहुत छोटा मास का ट्रांसफर होगा। चलो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में इंटरेस्टेड है बेटा लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं कि दो इंसुलेटिंग चार्ज कॉपर स्फीयर A एंड B हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दो स्फीयर है बेटा, देख लो दो स्फीयर है ना। एक का नाम A बोल रहा है और एक का नाम B बोल रहा है। इनके सेंटर्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो है बोल रहा है 50 सेंटीमीटर, यहां से यहां के बीच में 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस? अगर मैं बोलूंगा तो आधा मीटर, मतलब 0.5 मीटर, है ना। ऐसे सेंटीमीटर तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे नहीं, इसीलिए। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। मतलब दोनों में पॉजिटिव चार्ज है ना, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और इसमें भी है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन पूछ रहा है, मतलब डायरेक्ट फोर्स पूछ रहा है। दो स्फीयर्स के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम क्या लगाते हैं, फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2/r²। तो K का वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹, चार्जेस सेम है तो 6.5 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस, मतलब 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, बैठ के करते रहो सॉल्व। फिजिक्स का काम तो इतना है बस, इसके बाद कुछ भी। मल्टीप्लिकेशन बचपन में हम लोगों ने सीखा क्यों था? स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब काम करते रहेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम क्या लिख देंगे? न्यूटन में। इसके बाद सॉल्व मैं कर दूं, आप लोग करो यार। चलो अपने लिए थोड़ा सा भी काम रखना चाहिए। हाँ, सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करो बैठ के। चलो आगे करते हैं हम लोग।
उसके बाद पूछ रहा है द रेडाई ऑफ, हाँ ठीक है, अब बोल रहा है रिपल्सन होगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये इधर रिपल्सन लगाएगा, ये इसमें इधर रिपल्सन लगेगा, इसी को बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब सीधा हम लोग ये करते हैं 13, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करते हैं। चलिए बेटा लोग अब 13 में बोल रहा है कि suppose the sphere A and B in exercise 1.12 have identical size, a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, then finally removed from the both, what is the new force of repulsion between A and B। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा लोग कि बेटा A और B दोनों ही आइडेंटिकल है, तो मान लेते हैं बेटा इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है ना, 6.5 into 10⁻⁷ बोल रहा था, तो दोनों को मान लिया मैंने क्यू है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है क्या था, आधा मीटर था ना, इसको भी मान लिया मैंने बेटा कि डिस्टेंस डी है, एक्सप्रेशन वाइज कर लेते हैं, अपने आप हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये ए है और ये बी है, आइडेंटिकल साइज है, आइडेंटिकल साइज में क्या करते हैं, जब भी दो आइडेंटिकल बॉडीज को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाता है, मतलब एक बाप का दो बेटा है तो अगर बंटवारा होगा बेटा तो क्या होगा, आधा संपत्ति इधर जाएगा आधा संपत्ति इधर जाएगा, पड़ोसी के साथ आधा आधा करते हैं कि नहीं, आइडेंटिकल होना चाहिए, एक ही बाप का दो बेटा होना चाहिए। अब बेटा देखो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे एक तीसरा चार्ज है सी, बोला जा रहा है कि ए के साथ पहले कांटेक्ट में लाया जा रहा है सी को, ये दोनों आइडेंटिकल है, आधा आधा शेयर होगा, आधा आधा मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो चार्ज है आधा बढ़ जाएगा, मतलब इसके पास q/2 होगा और सी के पास भी क्या हो जाएगा q/2। अब बोला जा रहा है कि सी को अब यहां ले आओ, बी के पास, यहां से हटा के यहां ले आओ, तो अब यहां ले आया सी को, अब सी के पास कितना चार्ज है q/2, इसके पास कितना चार्ज है q, अब इन दोनों को मिला दो, ये है सी, दोनों को मिला दो तो टोटल चार्ज कितना हो गया q प्लस q/2, कितना हो गया 3q/2, ये टोटल चार्ज हो गया। टोटल निकालोगे तभी तो आधा आधा करोगे ना बेटा, टोटल संपत्ति बाप का कितना है तभी तो डिवाइड करोगे ना, तो टोटल मिल गया आपको q प्लस q/2, तो 3q/2, अब 3q/2 टोटल है तो बाई 2 कर देंगे तो आधा आधा हो गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3q/4, मतलब इसके पास जो चार्ज बचा वो बचा 3q/4 और इसके पास जो चार्ज आ गया सी के पास वो भी आ गया 3q/4। अब बोला जा रहा है कि सी को हटा दो सी को, चलो बेटा सी को मैंने हटा दिया, ए के पास चार्ज है q/2, यहां से सी को मैंने हटा दिया तो बी के पास चार्ज बचा क्या 3q/4, बाकी सब चीज आप लोग नोट कर लेना, मैं मिटा दिया, हाथ से मिटा दिया, इसको धोना पड़ेगा, केमिकल्स होता है। अब बेटा देखो अब चार्ज इसके पास q/2 बचा, इसके पास 3q/4 बचा, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा k q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी वैल्यू मत डालो आप, सो k का वैल्यू k रहने दो, q का वैल्यू क्या डाल दोगे q/2 इनटू यहां क्या डालोगे 3q/4 होल डिवाइड बाय क्या d का स्क्वायर। अब पूरा इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 3 बाहर ले लेते हैं, k q इनटू q क्या हो गया q स्क्वायर और यहाँ नीचे 4 इनटू 2 क्या हो गया 8 हो गया b स्क्वायर, ये आया ना। अब नया जो फोर्स है ये आया। अब बेटा इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में आपने जो क्वेश्चन बनाया था F = क्या बनाया था kq² था, तो जो आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आया वो ये आया है ना, और अभी जो आपका भी आया 3kq/d² आया, मतलब इस पूरे चीज को जो आपका आया, मान लो सपोज ये आपका आंसर आया बेटा x आया था, अब इसी x को यहाँ पे डाल देना है तो आपका नया आंसर जो 13 वाला आएगा 3/8 इंटू क्या कर देंगे x, ये x आपको निकालने के लिए मैं बोला था क्वेश्चन नंबर 12 में कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपका काम है, जैसे कर देंगे अब नया फोर्स आ जाएगा। देखो कितने इजी तरीके से हमने किया, यहाँ अगर हम वैल्यूज डाल देते 6.6 ये सब 6.5 into 10⁻⁷ स्क्वायर, ये सब बहुत लंबा पड़ जाता है, एक बार तो हमने मेहनत किया ही क्वेश्चन नंबर 12 में, तो बार बार मेहनत करने का जरूरत नहीं है बेटा लोग, है ना, एक बार मेहनत करेंगे फिर थोड़ा लॉजिक यूज कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को कि बेटा ए के पास चार्ज क्यों था, आइडेंटिकल बॉडी आया तो आधा चार्ज उसको दे दिया, अब वो आधा चार्ज लेके इसके पास गया, अब इसके पास पहले से था q आया q/2, दोनों को मिला के 3q/2 आधा आधा कर दिया तो 3q/4, अब c का मतलब ये c को हटा दो तो a के पास बचा था q/2 और b के पास बचा था 3q/4,
नहीं, अब चार्जेस आपको मिल गए, उसके बाद सॉल्व कर दिए फॉर्मूला लगा के। डाटा शुरू में हमेशा नहीं डालना है, हमेशा डाटा को लास्ट में डालना है। क्या पता कुछ इजी कैलकुलेशन हो जाए, शुरू में डालोगे तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा आपको, लंबा कैलकुलेशन, इट विल टेक सम टाइम, ज्यादा टाइम लेगा, है ना। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अभी हम लोग 14। अभी क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि बेटा दो प्लेट है, ऊपर वाला प्लस पॉजिटिव प्लेट है और नीचे वाला जो है वो नेगेटिव प्लेट है। ऐसे देखिए, दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। और यहाँ बोल रहा है, यहाँ एक्सिस दे रखा है कि बेटा ऊपर जो हुआ है वाई एक्सिस है और नीचे जो है वो एक्स एक्सिस है। अब बोल रहा है कि तीन पार्टिकल्स हैं जो ऐसे, एक ऐसे जाके ऐसे चला गया और एक जो है वो ऐसे जाके ऐसे चला गया उसके पैरेलली, थर्ड वाला जो है वो ज्यादा ही ऐसे जाके ऐसे चला गया। ऐसे तीन पार्टिकल है, इसका नाम बोला है 1, इसका नाम बोला है 2 और इसका नाम बोला है 3। एक क्वेश्चन में तो बोला जा रहा है कि शो द ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि चार्ज बाय मास का रेशियो किसका ज्यादा हो। उससे पहले पूछ रहा है कौन सा चार्ज प्लस है कौन सा चार्ज माइनस है, आप ये बताइए। तो चलिए देखते हैं। अच्छा बेटा देखो, यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको समझना है, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं बोलता हूं आपको तो किधर होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऊपर से नीचे। अब एक चीज आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन चार्ज मूव कर रहा है, थर्ड वाला चार्ज या 1 और 2 वाला चार्ज। तो 1 और 2 वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में मूव करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में फोर्स लगना। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है ना कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में थर्ड वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसमें फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब थर्ड वाला जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। एकदम सिंपल है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो चार्ज जाएगा ना, जो चार्ज जाएगा वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो नीचे कौन जा रहा है, थर्ड वाला जा रहा है। अगर मैं बोलूंगा 1 और 2 वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जा रहा है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जा रहा है, खत्म। ऑपोजिट में जा रहा है मतलब वो दोनों चार्जेस पक्का प्लस तो नहीं है, तो क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग बोल देंगे 1 एंड 2 ये दोनों जो है वो क्या है, नेगेटिव है, एंड थर्ड वाला जो है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है। समझ गए ना, एक तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका बच्चों वाला है, अभी बच्चे हो बच्चा, चलो देखते हैं बच्चों वाला तरीका। ये पॉजिटिव है तो बेटा पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो 1 जा रहा है और 2 जा रहा है तो नेगेटिव हो गया। अब अगर मैं बोलूंगा कि ये नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव तो नहीं जाएगा, रिपल्सन होता है, कौन जाएगा, पॉजिटिव, तो थर्ड वाला क्या हो गया। लेकिन ये बच्चों वाला तरीका है ना आपको इससे एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि आप 12th में हो तो थोड़ा स्टैंडर्ड आना चाहिए आपको, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होना चाहिए एक्सप्लेनेशन का। तो चलिए ये हो गया, पहला पार्ट हमारा हो गया। कौन सा पार्ट, कौन सा चार्ज कौन सा साइन का है, प्लस 1 और 2 क्या हो गया, माइनस हो गया, और थर्ड वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार्ज में मास का रेशियो किसका ज्यादा है। चार्ज में मास का रेशियो मतलब देखो बेटा Q बाय m का रेशियो किसका ज्यादा है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि बेटा इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा डेविएट कौन किया, थर्ड वाला देखो ना कितना झुक गया, ज्यादा ही झुक गया है, और 1 और 2 तो नॉर्मल है, इक्वल एंगल से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि थर्ड वाले पे ज्यादा फोर्स लगा है क्योंकि ज्यादा झुका है। किसी को जोर से अगर एक थप्पड़ मारोगे और ज्यादा दूर जाके दौड़ा तो आपका थप्पड़ में दम है,
मान लो ऐसे थप्पड़ मारे और वहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब आपके थप्पड़ में दम नहीं है। तो इस थर्ड वाले चार्ज पे बहुत ही डेंजर वाला थप्पड़ पड़ा है, तभी तो सबसे नीचे आया ना, मतलब फोर्स सबसे ज्यादा किस पे है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा किसका फोर्स ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर F3 का ज्यादा है, किससे, F1 से, एंड F1 और F2 का ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेम एंगल से डेविएट किए हैं, लेकिन F3 का ज्यादा है। अब बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां हम लिख देंगे Q3 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, क्या लिखेंगे यहाँ पे Q1 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ क्या लिखेंगे Q2 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये सबसे ज्यादा झुका है इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का एक फॉर्मूला होता है ना बेटा, फोर्स इक्वल टू QE होता है ना, तो हम वही देख रहे हैं। तो इसका चार्ज मान लो Q3 है, इसका Q1, इसका Q1 और इसका Q2। तो एक बात बताओ, अब अब ये फोर्स जो है, फोर्स हमको समझ में आ गया कि फोर्स किसका ज्यादा है। तो भाई मास से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, इसका मास मान लो M3, इसका मास M1, इसका मास मान लेते हैं M2, तो ऑब्वियस बात है ये फोर्स बाय मास क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन ही होगा ना। तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, जिसका फोर्स ज्यादा है। एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब Q बाय M का रेशियो किसका ज्यादा है, 3 का ज्यादा है, और 1 और 2 से 1 और 2 का इक्वल है ऑलमोस्ट। तो Q बाय M का रेशियो मतलब अगर यहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोर्स बाय मास का रेशियो आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा था, Q बाय M का रेशियो, आप यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअली क्या पूछ रहा है, फोर्स बाय मास का रेशियो पूछ रहा है, और फोर्स तो सबसे ज्यादा 3 में लग रहा है, तो थर्ड वाले पे सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। ये 14 हो गया, चलिए 14 हो जाने के बाद हम 15 करते हैं। 15 क्या बोल रहा है बेटा, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है 3 into 10 to the power of 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। आई कैप हमें बता रहा है, आई कैप, जे कैप होता तो वाई एक्सिस, के कैप होता तो जेड एक्सिस। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, किस डायरेक्शन में है, देखो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। अब बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर लूप है बेटा, स्क्वायर एक है ना, स्क्वायर लूप है या स्क्वायर सरफेस आप बोल सकते हो, जो वाईजेड प्लेन में है, वाईजेड प्लेन। अब ये वाईजेड प्लेन का अगर मैं बोलूंगा एरिया फैक्टर किधर होगा, डीएस फैक्टर, तो क्या बोलोगे, आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर था, आई कैप। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री। अब ये जो स्क्वायर सरफेस है इसका साइड दे रखा है कि बेटा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया, लेंथ इंटू लेंथ होता है, मतलब 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो क्या हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, इसका मतलब 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया किसका, स्क्वायर का। क्यों हमें एरिया चाहिए, क्योंकि बेटा हमसे पूछा जा रहा है फ्लक्स, और फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। तीन चीज हमको पता होना चाहिए फ्लक्स निकालने के लिए। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखा है 3 into 10 to the power 3, वेक्टर फॉर्म में हम नहीं कर रहे हैं। ds कितना है 10 to the power of -2, और थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री 1 होता है। तो आप बताओ कितना हो गया, हाँ 3 into 10 to the power 1, ये 1 हो गया, मतलब यहाँ 3 तो क्या हो गया 30 हो गया ना, 30 यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स का यूनिट होता है। हो गया, क्या दिक्कत है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब थीटा इस पर अलग दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है, इसका नॉर्मल जो है वो 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, समझ में आ रहा है, या ऊपर से पार हो जा रहा है, ऊपर से पार होना मतलब सर के ऊपर से पार होना। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो यार बार बार देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है फिजिक्स, हाँ नए हो तो पक्का सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों को शेयर करो।
अभी 600 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इसके बाद धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ जाना चाहिए, है ना। मुझे भी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। चलिए, तो अब मैं सेकेंड केस में बात करूं। केस नंबर 1 था, तो सेकेंड केस में बेटा अगर हम बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि थीटा जो है, इस बार थीटा जो है वो 60 डिग्री आ गया है। मतलब जो सरफेस था वो नॉर्मल से, ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, इस बार बोल रहा है ऐसा सरफेस है जो 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो थीटा इस बार हमको 60 डिग्री दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फिर से लिखेंगे ई डी एस कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ई डी एस हम ऑलरेडी निकाल दिए कि बेटा 30 है और cos 60 होता है 1/2, तो मतलब कितना आ गया 15 आ गया, 15 न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 था ये, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.5। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता है ना बेटा कि कितना था और किस डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में था ना। कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ I कैप इतना था। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड। मतलब एक बेटा यहाँ पे क्यूब है, क्यूब हम लोग बचपन में सीखे थे बनाना ना, कि 2 स्क्वायर बना दो और ऐसे 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 कर दो, है ना। अब इस क्यूब का बीच में क्यूब रख दिया गया है, तो कितना फ्लक्स होगा। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक डेफिनेशन आपको बताया गया था, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस परपेंडिकुलरली। तो बेटा देखो, अगर मान लो यहां से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं मान लो, तो इधर से कितना निकल रहे हैं 10 निकल रहे हैं। इसका मतलब जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना क्या है नेगेटिव फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं बोलूंगा नेट फ्लक्स, तो आप क्या बोलोगे 0 है। टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। क्यों, जितना फ्लक्स पॉजिटिव है उतना दूसरे साइड से नेगेटिव है, या फर्स्ट साइड से जितना नेगेटिव है दूसरे साइड से क्या है पॉजिटिव है, जितना प्लस उतना माइनस। क्योंकि फ्लक्स का डेफिनेशन होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं किसी सरफेस को। तो इधर से जितना करेंगे उधर से तो निकल जा रहे हैं ना, इसलिए नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ पे 16 हो गया। अब हम लोग करते हैं 17। देखते हैं 17 क्या है। 17 ये 17 है बेटा, बोल रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ब्लैक बॉड। ठीक है, सरफेस इज मतलब फ्लक्स दे रखा है, इस बार फ्लक्स दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज नेट क्या होगा। तो गॉस बाबा हमारे जिंदाबाद ना। गॉस बाबा क्या बोलता है कि बेटा टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे यही पूछ रहा है बेटा कि नेट चार्ज कितना है उस सरफेस के अंदर। तो नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा 5 टोटल इनटू क्या एप्सिलॉन नॉट। बताओ 5 टोटल दे रखा है बुक में 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है 8.85 × 10⁻12 है ना। जो आंसर आएगा उसको कूलम लिख देंगे। मल्टीप्लिकेशन का काम फिजिक्स का नहीं होता है, करो बैठ के। मेरा बस चले तो बच्चों को तो कैलकुलेटर दिलवा दूं मैं एग्जाम में। क्यों, क्या मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन से क्या जज किया जाएगा बच्चों को, है ना, कि वो ब्रिलियंट है या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है मेरे भाई, टाइम बच जाएगा उनका। चलो ये हो गया, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स हो गया। उसके बाद बोल रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स वेयर 0 could you conclude there were no charge। नहीं भाई, ये फर्स्ट बिट था। सेकंड बिट में बोल रहा है कि बेटा अगर टोटल फ्लक्स 0 है, टोटल फ्लक्स 0 है, तो बोला जा रहा है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है क्या।
शुरू में तो लगता है कि बेटा टोटल फ्लक्स जीरो, तो चार्ज भी जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो हम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, मतलब अंदर चार्जेज हो सकते हैं। गॉस लॉ का जहां पे मैंने एप्लीकेशन बताया था, गॉसेस लॉ, वहां पे ये चीज आपको बताया गया है कि बेटा टोटल फ्लक्स अगर जीरो भी है ना, तो आपको समझना है, ऐसा नहीं समझना है कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्जेस हैं, लेकिन जितने प्लस उतने माइनस है। वही बोल रहा है यहाँ पे कि बेटा ऐसा है, व्हाट इज देखो ये बोल रहा है इफ द नेट फ्लक्स इज जीरो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, कि कोई चार्जेज ही नहीं है। बोलोगे नहीं, एग्जांपल में क्या दोगे, डाइपोल का, कि मान लो एक सरफेस है जिसमें एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है ना, तो इसका अगर मैं बोलूंगा आपका फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। क्या इसका ये मतलब है कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है? चार्ज है, जितना प्लस है उतना माइनस है। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि बेटा एक स्क्वायर है, देखो एक स्क्वायर है यहां पे, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का साइड का एक स्क्वायर है, इसके जस्ट ऊपर एकदम परपेंडिकुलरली ऊपर बेटा 3D का फिगर है, आपको समझना पड़ेगा, एक 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका फ्लक्स बताइए आप, कि ये स्क्वायर सरफेस से इसका कितना फ्लक्स होगा। तो बचपन में पता है इस क्वेश्चन को मैं क्या कहता है कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा, लेकिन हमारा गलत आया था ना। क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि बेटा ऐसा ऐसा सरफेस और 5 है, ऐसा ऐसा सरफेस और 5 है, इस पूरे को मिला के क्या हो गया, क्यूब हो गया। मतलब एक ऐसा सिचुएशन हम लोग एज्यूम कर देंगे यहाँ पे कि क्या कर देंगे, बोलो, कि ये क्यूब के अंदर ये चार्ज है, एक क्यूब के अंदर चार्ज है। तो आप गॉस बाबा आपको क्या बताते हैं, टोटल फ्लक्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये टोटल फ्लक्स कौन से सरफेस के द्वारा, एक क्यूब, मतलब ये ऐसे ऐसे सरफेस और मैंने कितने जोड़ दिए, 5, नीचे था पहले, इधर से इधर से इधर से इधर से ऊपर से 5। एक रूम को कंप्लीट करने के लिए कितने सरफेस चाहिए, 6। तो नीचे आप जहां बैठे हो एक सरफेस है, ऊपर एक सरफेस, लेफ्ट राइट इधर उधर, टोटल 6 है ना। तो एक सरफेस दिया था, हमने एज्यूम किया कि बेटा क्या है, क्यूब है, क्यूब का टोटल फ्लक्स हमने निकाल दिया, चार्ज इनक्लोज्ड कितना 10 माइक्रोकूलम है यहाँ पे, मतलब 10 टू द पावर ऑफ -6 बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 to the power of -12। इसको सॉल्व कर दिया, ये टोटल फ्लक्स हमको मिल गया, किसका, पूरे क्यूब का। लेकिन हमें पूरे क्यूब का तो नहीं बोला गया था क्वेश्चन में, क्या बोला गया था, एक सरफेस का। तो बेटा हमें समझना है कि 6 सरफेस मिला के आपको फ्लक्स इतना मिल रहा है, 5 टोटल, कितना मिल रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एक सरफेस का चाहिए ना, एक सरफेस वही तो स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे डाल दो, ये पूरा चीज सॉल्व कर दो, 1/6 होगा, टोटल का 1/6 टाइम्स होगा, ठीक है, कि एक स्क्वायर कितना करेगा, हमने एज्यूम क्या करना है, क्यूब। चलो समझ में आया, सॉल्व करने का पार्ट क्या है, कर दोगे आराम से, ठीक है। चलो बेटा लो 18 हो गया। आधे घंटे का क्लास हो गया, क्या कहते हो, और 2 4 6 हैं, खत्म कर दूं क्या इसको, क्या किया जाए, आधा घंटा हो गया है, ज्यादा बड़ा क्लास पे देखता भी नहीं है। तो बेटा लोग इतना ही रखते हैं आज के, लास्ट क्लास में मुझे लगता है 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, लास्ट वाला जो 4 5 6 क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। हाँ, इस तरह से आप मेहनत करते रहो, कोविड चल रहा है बाहर, आप घूमो मत, घर के अंदर रहो, पढ़ते रहो, यूट्यूब का सही इस्तेमाल करो, नहीं तो पता चला यूट्यूब में लोग बस गलत गलत चीज देखते रहते हैं, फालतू फालतू देख के आप टाइम वेस्ट मत करो, आपके टाइम का सदुपयोग करो, क्या हिंदी बोलो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार बेटा लोग।